नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। नया साल नई खुशखबरी के साथ शुरू हुआ है कि कोरोना की एक वैक्सीन कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है उसे हरी झंडी मिल गई है, ये सूत्रों का कहना है। कई देशों में वैक्सीन देने की शुरुआत भी हो चुकी है और भारत में भी वैक्सीन के लिए इंतजार हो रहा है। एक बार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से इजाजत मिल जाए फिर वैक्सीन जनता तक पहुंचाने का काम भी शुरू हो जाएगा। पहले दौर में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनमें कोरोना के खिलाफ काम कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, बाकी स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, फिर बुजुर्गों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 10 करोड़ डोज अभी पहले हफ्ते में जनवरी के तैयार हैं और जैसे ही क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी होगी बड़े स्तर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। इस वैक्सीन को लेकर जो भी सवाल हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल कई हैं। सवाल वो कितना इफेक्टिव है इससे भी जुड़ा हुआ है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कई तरह के सवाल इस वैक्सीन के आसपास अभी फिलहाल मंडरा रहे हैं, हालांकि इंतजार भी उसी शिद्दत के साथ हो रहा है। तो चलते हैं सीधा अपनी खास मेहमान के पास। डॉक्टर सविता वर्मा प्रोफेसर हैं PGIMS रोहतक में, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सविता। ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी इंतज़ार के बाद आज जो सूत्र बता रहे हैं कि हरी झंडी मिल गई है इसे और जल्द ही जनता तक पहुंचेगी, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर जो मेडिकल फ्रैटर्निटी है उसमें क्या बातचीत चल रही है, क्या सोच चल रही है? देखिए कि क्योंकि जो ये इन्फेक्शन है इसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी और सभी लोगों को बेसब्री से वैक्सीन का इंतज़ार है। तो जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनका ये सोचना है क्योंकि अभी तक हम लोग कोई भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं बना पाए हैं इस वायरस के अगेंस्ट। तो लेकिन पहले भी देखा गया है कि जो वैक्सीन्स हैं वो कारगर रहती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं ऐसे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। सो मेडिकल फ्रेटर्निटी को बहुत उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद हम जल्द ही इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। जी, आप कोवैक्सीन ट्रायल से भी जुड़ी रही हैं जहां तक हमारी जानकारी है। इन दोनों वैक्सीन, आज शायद कोवैक्सीन पर भी मीटिंग में बातचीत चली है, तो ये दो वैक्सीन हैं, उनके अलावा फाइजर भी है, लेकिन ये जो कोविशील्ड है शायद कॉस्ट की वजह से और जिस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होगा जितने टेम्परेचर पे, उसके कारण ये ज़्यादा अहम है भारत के लिए, या फिर इसके और भी वजहें हैं? जी, दोनों ही वैक्सीन जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है दोनों ही 2 to 8 डिग्री पे स्टोर की जाती हैं और भारत में बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, जैसे रोटावैक है दस्तों के लिए या DPT है या और भी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स हैं। ज़्यादातर वैक्सीन्स 2 to 8 डिग्री पे ही स्टोर की जाती हैं और हमारे भारत में जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ घर-घर तक जाकर वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाती हैं और वैक्सीन्स पिलाई जाती हैं। तो जो कोल्ड चेन जो मेंटेन करते हैं हमारे यहाँ, वो बहुत सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसी कोल्ड चेन के ज़रिए ये दोनों वैक्सीन भी ट्रांसपोर्ट की जाएँगी। लेकिन तो यहाँ तो घर घर जाकर वाली बात नहीं होगी। यहाँ तो जो लोग हैं उनको जाना होगा सेंटर्स पे, क्योंकि आधा घंटा उनको ऑब्जर्व भी करना होगा। हाँ, इनिशियल स्टेजेस में तो यही होगा। उसमें पहले हमारे जैसे कि अभी जो बनाई जा रही है टाइमलाइन, उसके हिसाब से पहले जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, आर्मी हैं, उनको लगाई जाएगी। लेकिन जब तक ये 3 से 4 महीने में जनता के लिए अवेलेबल होगी, तब तक ये करोड़ों लोगों के ऊपर ऑलरेडी लगाई जा चुकी होगी। और जिस तरह से सिस्टम बनाया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में हर किसी को आप एक सेंटर पे बुला के नहीं वैक्सीनेट कर पाओगे। तो अल्टीमेटली जब आपने पूरी करोड़ों की जनता को वैक्सीन लगानी है तो आपको अपने इम्यूनाइजेशन सिस्टम को यूज करना ही पड़ेगा। तो और अभी जो तैयारी की जा रही है वो इलेक्शन मोड वाले सिस्टम को यूज करके की जा रही है, ताकि ये वैक्सीन हम लोग जन जन तक पहुंचा सकें। सो इनिशियल स्टेजेस में ये हॉस्पिटल सेटअप में लगाई जाएगी, लेकिन 3-4 महीने के बाद जब आपके पास अच्छे रिजल्ट्स होंगे और इसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो ये रूटीन इम्यूनाइजेशन सिस्टम के अंदर भी लगाई जा सकती है।
इस वैक्सीन को लेकर ये भी एक डर है कि साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। हालांकि किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, वैक्सीन नया है, शायद इसलिए लोग ज़्यादा शक कर रहे हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्या है? वो ये है कि जो देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो कि कोविड होने के बाद जो बीमारी हो रही है उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा है वैक्सीन जो उसके बचाव के लिए यूज़ की जा रही है। तो अभी तक देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों में जो साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट ही आए हैं। बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जिसमें सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। और हम्म। माइल्ड साइड इफ़ेक्ट जो कॉमनली बाकी वैक्सीन्स के साथ भी देखे जाते हैं, जैसे क्योंकि ये इंजेक्टेबल है तो जिस साइट पे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं उस साइट पे आपको दर्द हो सकता है, थोड़ी लाली हो सकती है, सूजन आ सकती है, हम्म। कई बारी बुखार जैसा लग सकता है, हरारत लग सकती है। तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बाकी वैक्सीन्स के साथ भी देखे जाते हैं और वो ही इन्हीं वैक्सीन्स के साथ देखे जा रहे हैं। हम्म। और ज़्यादातर जो वैक्सीन का एक डर होता है कि कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो होता है उसको हम एक एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, जिसको एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। हम्म। और वो अगर होना होता है किसी में तो वो लगाने के तुरंत बाद ही या जल्दी आधे घंटे के अंदर-अंदर ही हो जाता है। हम्म। इसीलिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वो आधा घंटे का लिए रखा गया है कि इनिशियली अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन सीवियर हो सकती है तो उसके लिए वो हॉस्पिटल सेटअप में उसके बचाव के लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं और उसको इमीडिएटली टेक केयर किया जा सकता है। हम्म। और ज़्यादातर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स वो आधे घंटे के बाद होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम्म। तो हम लोगों को यही कहेंगे कि जैसे आपने बाकी वैक्सीन्स के ऊपर भरोसा किया है हम्म। और आप अपने छोटे-छोटे बच्चों को वो वैक्सीन्स लगवा देते हैं, वैसे ही आप इन पे भी भरोसा करिए और आपको पूरे मेडिकल उसके क्या कहते हैं, तैयारी के साथ ही ये वैक्सीन लगाई जाएगी, तो लोगों जी। को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वैक्सीन खास किस तरह से है? 2 बार लगाई जाएगी, इसके कारण खास है कि पहली के बाद ये समझना शायद बेहद ज़रूरी है कि प्रिकॉशंस कम नहीं करने हैं, एहतियात पूरे बरतने हैं। हाँ जी, वो इसलिए कि जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती और जो अभी जो कोविड का जो ट्रांसमिशन की जो चेन है, जब तक हम उसको नहीं ब्रेक कर पाते हैं, हुँ। तब तक सबको अपनी कोविड की प्रिकॉशंस जो हमारी आईसीएमआर गाइडलाइंस कह रही हैं, वो सबने लेनी है। हुँ। और ये वैक्सीन्स जो हैं, ये 2 डोज़ेज़ में लगाई जा रही हैं। हाँ। हर वैक्सीन का अपना-अपना शेड्यूल होता है और ज़्यादातर जो भी वैक्सीन्स अभी आ रही हैं मार्केट के अंदर, कोविड के लिए खासकर, वो 2 शेड्यूल में लगाई जा रही हैं। हुँ। तो पहली जो वैक्सीन लगाई जाती है वो बॉडी को सिर्फ सेंसिटाइज करती है हुँ। और उसके बाद जो सेकंड डोज हम लगाते हैं वो हमारे असली में इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है और इस बीमारी से लड़ने के लिए जो हम एंटीबॉडीज जिनको कहते हैं जो इम्यून सिस्टम बूस्ट अप के बाद आती हैं जी। वो सेकंड डोज लगने के बाद ज्यादा बूस्ट अप होता है। हुँ। हुँ। तो हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपनी जो कोविड की प्रोटेक्शन के लिए जो आप एहतियात बरत रहे हैं अभी, हुँ। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क पहनना और अपने हाथ रेगुलरली धोते रहना या सैनिटाइज करते रहना, तो वो एहतियात आप बरतते रहें जब तक कि पूरे जनता में या ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती। हुँ। हुँ। इसमें एक एक छोटी-सी चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, क्या खाने-पीने पे भी कोई पाबंदी है कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये पी सकते हैं, ये नहीं पी सकते, इस तरह का कुछ भी? नहीं, खाने-पीने पे अभी किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं हुँ। है। हमें 7-8 महीने हो गए हैं स्टडी करते हुए, जी। तो हमें खाने-पीने से रिलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जी। मिली है। एक एक ये भी सवाल है कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं, जैसे बच्चों का जहाँ तक सवाल है, उनको अभी शायद नहीं टीका लगाया जा रहा है, वैक्सीन इसका हाँ नहीं जी। दिया जा रहा है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके बारे में फ़िलहाल कोई डेटा नहीं है। कुछ जिनको हाँ जी। ज़्यादा एलर्जीज़ होती हैं उनको लगाने से फ़िलहाल बचा जा रहा है। तो ये जो अलग-अलग ग्रुप्स हैं, अगर इनको अलग ग्रुप्स की तरह हम देखें, तो क्या हाँ ये जी। कोविड के खिलाफ जो वैक्सीनेशन की लड़ाई है, क्या उसमें ये गैप की तरह देखे जाएंगे या फिर कुछ और? नहीं, जो एक प्रक्रिया होती है कि हम जैसे जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके ऊपर हमें स्टडी करना पड़ता है और वो सबसे पहले सिर्फ हेल्दी वॉलंटियर्स पे लगाई जाती है। वो ये देखने के लिए कि क्या जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे दवाई हो, वो अपने आप में ही तो कोई और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर देती। तो हुँ। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को या इन इन पॉपुलेशन को हम वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं, जी। जो पहले से ही किसी न किसी कारणवश थोड़े से आप वीक भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा अगर हम शुरू में ही इनके ऊपर शोध करने करने लग जाएँगे, तो हमें ये नहीं पता लगेगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि क्या वो दवाई या वैक्सीन के कारण आ रही है या जेन्युइनली उनका इम्यून सिस्टम वीक है।
इसीलिए कभी भी कोई भी जो शोध होता है, वो ये वाला जो ग्रुप है, इसको वुल्नरेबल पॉपुलेशन हम कहते हैं, जैसे बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हो गई या एल्डरली लोग हो गए, जिनका इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता या किसी कारण से वीक होता है, तो उनको आप इनिशियल स्टेजेस में शोध में नहीं लेते हैं। तो अभी जैसे जो परमिशन आएंगी भी, वो हम 18 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगने की परमिशन आएगी। उसके बाद जो कंपनीज ये वैक्सीन बना रहे हैं, वो दोबारा से धीरे धीरे हम लोअर एज ग्रुप पे जाते हैं, जैसे 12 से 18 साल के बीच में वो परमिशन लेंगे, फिर 6 से 8 साल, और फिर धीरे धीरे वो और छोटे बच्चों में अगर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता और एफिकेसी ज्यादा अच्छी आती है, तो ही हम धीरे धीरे बच्चों की तरफ जाना शुरू करते हैं। और अभी जो फेज 3 ट्रायल्स हो रहे हैं, कोविशील्ड के भी और कोवैक्सिन के भी, उसमें हम लोग एल्डरली पीपल जो हैं उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं, या किसी को किसी तरह की बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या कोई और हार्ट की बीमारी है, उन लोगों को भी हम इस स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं। तो अभी जो परमिशंस मिलेंगी वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए या इमरजेंसी ऑथराइजेशन, वो सिर्फ 18 साल या 18 साल के ऊपर के लोगों को ही मिलेंगी, और बाकी लोगों पे अभी आगे शोध जारी रखना पड़ेगा। वैसे कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन, क्योंकि वायरस भी नया है, वैक्सीन भी नया है, तो लेट्स वेट एंड वॉच कि किस किस तरह से इसको और ट्वीक करना पड़ता है, बदलना पड़ता है म्यूटेंट्स के हिसाब से, या क्या इसके और कुछ भी जो लोगों पे इसका क्या रिएक्शन है वो भी देखना होगा। अधिकतर तो ठीक नजर आ रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि अभी वेट एंड वॉच वाला भी फैक्टर एक है? नहीं, जैसे अभी ये वैक्सीन्स हैं, इनमें अभी 7-8 महीने से ज्यादा हो गया ही जो काम चल रहा है, और फेज 1, फेज 2 और काफी स्टेजेस वैक्सीन का फेज 3 भी अभी कंप्लीट होने में आ रहा है या चल रहा है। तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आनी होती तो वो इनिशियल स्टेजेस में ही पता लग जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जब वो आम जनता में यूज होती है और बहुत ज्यादा तादाद में यूज होती है, तो हो सकता है कुछ नए रिएक्शंस हमें थोड़े बहुत देखने को मिले, लेकिन उनके लिए हम वेट एंड वॉच नहीं कर सकते, बिकॉज जो कोविड इन्फेक्शन होने के बाद खुद जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। तो इसीलिए हमें अगर वैक्सीन लगाने का मौका मिलता है, तो हमारा एडवाइस सबको यही होगा कि आप बढ़ चढ़ कर आगे आएं और वैक्सीन को लगवाएं। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें भी कहीं कहीं पे चल रही हैं, तो उसको कैसे काउंटर करेंगे? क्या सरकार के ऐप से या स्वास्थ्य कर्मियों से बात करके कैसे करेंगे? देखिए, जिसको भी वैक्सीन लगवाई जाएगी तो उनको पहले आप काउंसिल करते हो और समझाते हो। तो कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, और ज्यादातर सभी लोग कुछ न किसी हेल्थ केयर वर्कर के कांटेक्ट में हैं। तो वो जिनको भी डाउट्स हैं, तो वो हेल्पलाइन नंबर पे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या उनके आसपास जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स के जो संपर्क में हैं, वो उनसे बात कर सकते हैं, और उनसे ये जो कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं, उनको उनके जवाब मिल सकते हैं। जी, सबसे ज़्यादा शायद प्रेशर में अभी अगर कोई रहा होगा तो वो स्वास्थ्य कर्मी ही रहे होंगे। आपको लगता है, कब तक लगता है कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी ये वैक्सीन आने के बाद? यानी हम लोग मास्क उतारने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी? नहीं, अभी हमें लगता है कि नहीं, अभी क्योंकि अब जैसा आपने खुद कहा, अभी बच्चों की तादाद हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, एल्डरली हैं और प्रेग्नेंट फीमेल्स, और बहुत ऑल वुल्नरेबल ग्रुप्स भी हमारे यहाँ हैं जिनको अभी ये वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो अभी तो अगर आप लोग, हम सबको वैक्सीन लग भी जाती है, उसके बाद भी हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि अगले 6 से 8 महीने तक आप अपने प्रिकॉशंस को मेंटेन करिए, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए ही सही, और अपने परिवार के लिए। तो 6 से 8 महीने तक आपको ये जो प्रिकॉशंस हैं हमारी, जो कोविड के लिए हम फॉलो कर रहे हैं, हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि उनको आप फॉलो करते रहिए। लेकिन जिस तरह से मान लीजिए बच्चों को, जैसे हमने देखा है कि इन्फेक्शंस हुए हैं, तो परिवार में सिर्फ उनको नहीं लगा हुआ है वैक्सीन, लेकिन उनको इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे हालत में परिवार क्या करे फिर? देखिए, उसके लिए तो जो ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल हैं और जो चल रही हैं, और अभी ये देखा भी गया है कि बच्चों में ये थोड़ा सा कम सीरियस हो रहा है, उनमें माइल्ड होके चला जाता है, तो क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो बच्चों का भी ऑटोमेटिकली बचाव होगा, बिकॉज हम वो जो चेन मेंटेन हो रही है अभी कोविड की, वो टूट जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद देश के बाहर हैं, तो वो कोई और वैक्सीन लेंगे, मान लीजिए फाइजर या मॉडर्ना का वो वैक्सीन लेते हैं, तो क्या हाँ जी। फर्क आ जाता है इसमें यहाँ पर होने पर? नहीं देखिए, तो सिर्फ थोड़ा-सा एफिकेसी का, डिफरेंट वैक्सीन्स का एफिकेसी का फ़र्क हो सकता है। हम्म। लेकिन जो इम्यून सिस्टम को जो बूस्टिंग का जो स स्टेप है, वो तो हमारी अपनी बॉडी के अंदर होना है और जी। वो हर वैक्सीन ने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना है। एफिकेसी एक अलग चीज़ है, उसमें ये होता है कि वैक्सीन लगने के बाद कितने लोगों को कोविड हो रहा है, या अगर कोविड हो रहा है, तो वो कितना सीवियर हो रहा है, उसमें सीवियरिटी में कितनी कमी आ रही है। हम्म। तो अभी तो यही कहा जा रहा है कि अगर आपने एक कंपनी की वैक्सीन लगवा ली है, तो आपने दूसरी कंपनी की वैक्सीन नहीं लगानी है। हम्म। बिकॉज़ अभी हमें ये नहीं पता कि आपस में दोनों वैक्सीन्स की क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होगी। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सविता वर्मा हमसे बातचीत करने के लिए, इसको धन्यवाद। समझाने के लिए कि आखिर ये वैक्सीन का पूरा चक्कर क्या है और कितना ज़रूरी है ये वैक्सीन लेना, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई भी अगर छूटता है तो दूसरा जो इंसान है वो चाहे आपका परिवार का कोई हो या मित्र हो, कोई भी हो, उसको भी खतरा होता है। इसीलिए अभी ये कहा जा रहा है कि जिसको भी वैक्सीन दिया जा रहा है उसे ले लेना चाहिए और इससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, जैसा कि बच्चों को टीका दिलाते हैं उस तरह का ही है अधिकतर, और उससे ज़्यादा नहीं है। तो वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कोविशील्ड को लेकर कि उसे हरी झंडी मिल गई है, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़े हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, निदेशक हैं एम्स के। बहुत स्वागत है डॉक्टर गुलेरिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो ये खबर आ रही है कि कोविशील्ड को अप्रूवल मिल गया है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को और आपकी सारी टीम को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके अलावा मैं कहूँगा कि ये नए साल के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए कि अब हमारे यहाँ एक वैक्सीन जो है वो अप्रूवल के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है और उसको अप्रूवल मिल जाएगा। और अब हम अगले कदम पे बढ़ सकते हैं कि ये वैक्सीन अब हम जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसको जल्दी से जल्दी लगाना शुरू करें। हम अभी अच्छी स्थिति पे, हमारे केसेस भी कम है, हमारी मोर्टेलिटी रेट भी कम है। अगर हम वैक्सीन रोल आउट जल्दी से कर पाएंगे तो ये स्थिति और बेहतर होगी और हम बैक टू नॉर्मल लाइफ में जल्दी ही आ पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ दिनों में ही हम वैक्सीन जो है लगाना शुरू भी कर देंगे। जी, एक एस्टिमेट अगर हम देखें तो पहले दौर में माना ये जा रहा है कि करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं, आप तो काफ़ी करीब से देखते रहे हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं क्या इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? ड्राई रन्स वगैरह, तो कल भी एक ड्राई रन होना है, शनिवार को एक ड्राई रन होना है, तो हमारे सिस्टम्स क्या इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि इसका लगाने का तरीका, लोग जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर लगाया जाएगा, फिर आधे घंटे वेट करेंगे, तो ये सारी जो तैयारियां हैं, क्या हमारा सिस्टम एक बड़ी संख्या से ऐसे कोप कर सकता है? बिल्कुल, तो ये एक चुनौती तो है हमारे लिए, लेकिन इसके लिए कई महीनों से काम चल रहा है और हमारे पास दो एडवांटेजेस हैं। एक तो कि हम ऑलरेडी एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं पूरे देश में, बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, और इसलिए इसी प्लेटफॉर्म को हम आगे बढ़ा के अडल्ट में यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो वैक्सीन अप्रूव हुई है, ये इसका टेम्परेचर जो मेंटेन करने का है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब कि आम फ्रिज पे भी ये वैक्सीन रखी जा सकती है। जो पहले वैक्सीन आई थी अब्रॉड, जो चाहे वो हम फाइजर की बात करें, तो उसका टेम्परेचर -70 डिग्रीज था। तो वो हमारे लिए लॉजिस्टिकली मुश्किल, उसको रोल आउट करना एक बहुत मुश्किल काम था। तो इसलिए अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो हमारे लिए एक आसानी रहेगी। लेकिन तब भी हम ये ड्राई रन इसलिए कर रहे हैं कि एक होता है कि आप सब कुछ पेपर पे देखो, दूसरा जब आप उसको ग्राउंड रियलिटी में करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ नुक्स निकल सकता है कि कहीं पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या बैकअप ठीक है या नहीं, क्योंकि वैक्सीन हम नहीं चाहते कि कुछ वेस्ट हो और पूरी तरह से उन लोगों को मिल पाए। दूसरा इशू ये है कि कैसे लोगों को ये बताया जाए कि आपकी अब वैक्सीन लगाने की ड्यू डेट आ गई है पहली दफा, और दूसरी दफा जब हमें सेकेंड शॉट लगाना है,
उसके लिए सरकार ने जो एक ऐप बनाया है, कोविन ऐप करके, जिसमें जैसे जैसे लोग जो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे उनका डेटा है वो अपलोड किया जाता है, उनका नंबर भी, मोबाइल नंबर भी वहाँ पे है, और उस बेसिस पे उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, SMS जाएगा उनको कि आपकी वैक्सीन का डेट ये है, आप इस जगह पे पहुंचे, वहां पे उनको वैक्सीन लगेगी, उनका डोज ऑलरेडी वहां पे रेडी होगा, और वैक्सीनेटर्स की ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है कि वैक्सीन कैसे लगाना है, साइड इफेक्ट को कैसे मॉनिटर करना है। आधा पौना घंटा लोगों को वहां वेट करने के लिए कहा जाएगा, और वहां पे किट्स भी तैयार किए जाएंगे कि अगर किसी को वैक्सीन के कारण एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसको कैसे इंजेक्शन देना है, उसको कैसे देखना है कि उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है इसकी रिहर्सल भी चल रही है, कल फिर से रिहर्सल है और स्टेट्स में भी। तो मेरा ये मानना है कि जब ये पूरा हो जाएगा तब तक हम ऐसी स्थिति पे होंगे कि हम वैक्सीन जो है देश के हर एक कोने में लगा पाएंगे। जी, शायद पहली बार देश में इतने बड़े लेवल पर इस तरह की कोई ड्राइव की जा रही है, कोई एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसमें आपका सबसे, अगर आप बड़ी चुनौती देखें तो वो क्या है? क्या वो एक पूरा सिस्टम है जिसके लिए हम ऑलरेडी ड्राई रन्स कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, या फिर वो ह्यूमन फैक्टर है जिसके कारण कई बीमारियां जो हैं उन्हें इराडिकेट होते होते दशकों लग गए? तो मेरा ये मानना है कि सिस्टम तो हमारा पूरा प्लेस में है, क्योंकि हम दो चीजें हमारे को एक्सपीरियंस है। एक तो जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दूसरा अगर हम इसको इलेक्शन पॉइंट ऑफ से देखें तो एक इलेक्शन मोड भी यही है कि हम एक जगह पे वैक्सीन का बूथ बनाएं और वहां पे लोग वैक्सीन आके लगाएं। चैलेंज ये है, पहला चैलेंज ये है कि लोगों को कांटेक्ट करना और उनको उस टाइम पे आके अपने आप को वैक्सीन लगाने के लिए पेश करना, क्योंकि कई दफा ये होता है कि कई दफा लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं, आना नहीं चाहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें ये समझना चाहिए कि इसमें 2 डोजेज हैं, तो दूसरे डोज के लिए भी जिसको भी पहला डोज लगे उसको आने के लिए उसकी तारीख दी जाए, उस दिन पे वो आए और वो दूसरा डोज भी लगे। ये पूरा जो प्रोसेस है ये जो है ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, और इसलिए सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी कोऑपरेशन से ही ये हो पाएगा। हम अगर पूरी चीजें तैयारी करें लेकिन लोग वैक्सीनेशन के लिए ना आए या ठीक टाइम पे या ठीक दिन पे ना पहुंचे तो पूरा प्रोग्राम जो है वो चल नहीं पाएगा। जी, लेकिन दोनों जो डोजेज हैं उनके बीच वक्त का कितना अंतर है? क्योंकि जो मैं देख रही हूँ उसमें 2 हफ्ते से लेके शायद 28 दिन तक का है, या फिर उससे भी ज़्यादा है। अगर वो टाइम पीरियड जो है फ्लेक्सिबल होता है तो शायद ज़्यादा लोग आएंगे दूसरा डोज भी लगवाने के लिए। ये अब जो डेटा आया है उसमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, और अगर हम जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन या फाइजर वाली जो ये वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की, इसकी बात करें तो यूके ने भी इसका अब जो ड्यूरेशन है वो 28 दिन से 12 हफ्ते तक कर दिया है। तो एक काफ़ी लंबा अरसा है जिसमें लोगों को सेकेंड डोज लग सकती है। तो इसलिए सेकेंड डोज के लिए हमारे पास विंडो काफ़ी है, लेकिन हमें डेट फिक्स करनी चाहिए जिससे वो तालमेल रहे। ऐसा ना हो कि जिस दिन हमने किसी व्यक्ति को बुलाया है उस दिन उसका डोज अवेलेबल ना हो। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत जरूरी है, चाहे वो हम 28 दिन के बाद दें या 30 दिन के बाद दें या 40 दिन के बाद दें, और उसको एक सिस्टम में डालने के लिए जिससे हर एक जगह पे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, डोजेस भी वहां पे पहुंचे, और जिनको लगाना है वैक्सीन, जिनको लगनी है वो भी वहां पे ठीक टाइम पे पहुंचे। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन में तो ये है कि जिसने वोट डालना है वो आएगा और नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे आप वैक्सीन को लेके एक जगह पे पहुंच रहे हैं तो ये जरूरी है कि जिन जिन को आपने बुलाया है वो वहां पे आए और अपना टीका लगाएं, नहीं तो फिर वो वैक्सीन जो है वहीं पे पड़ी रह जाएगी। जी, इस वैक्सीन को लेकर, साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर मैं बार बार पूछ रही हूँ हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट शायद बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब सिर्फ हम साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद नई वैक्सीन है तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ये एक डर निकालना शायद ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के मन से। ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि वैक्सीन, अगर हम इसी की वैक्सीन की बात करें, इसकी ट्रायल जो है भारत के अलावा ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, यूके में हुई हैं, और ये बहुत सेफ वैक्सीन पाई गई है। कुछ साइड इफेक्ट्स जो हैं जो हम माइनर साइड इफेक्ट्स कहते हैं, कि जहां आपको इंजेक्शन लगा वहां पे 1-2 दिन के लिए दर्द हुआ, 1 दिन के लिए बुखार हुआ या शरीर में दर्दें हुई, वो जो है वो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट कर रहा है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स नॉर्मल हैं। लेकिन अगर हम सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सीरियस साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन में जो इतने सारे लोगों को लगे हैं
उसमें ऑब्जर्व नहीं किए गए। और भारत में भी इसीलिए देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पॉपुलेशन में कुछ साइड इफेक्ट्स जो है अलग से हो सकते हैं, तो ये ट्रायल जो है भारत में भी हुई है, भारत के लोगों में भी ट्राई की गई है जो सीरम इंस्टीट्यूट ने की थी। वहां पर भी सेफ्टी सिग्नल और एफिकेसी सिग्नल जो है वो इंटरनेशनल जो ट्रायल है उसके साथ मैच करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस वैक्सीन जो है एफिकेशियस भी है और सेफ भी है, और हमें इसलिए इस बारे में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो रेगुलेटर्स ने भी, हमारे देश के रेगुलेटर्स ने भी, यूके के रेगुलेटर्स ने भी और देशों के रेगुलेटर्स ने भी इस सारे डेटा को बारीकी से देखा है और तभी इसको अप्रूवल दिया है। जी, एक जो आप एफिकेसी की बात कर रहे हैं कि ये कितना इफेक्टिव है किसी भी शख्स पर, तो कई बार सवाल उठता है कि जो बाकी जो वैक्सीन हैं वो बता रहे हैं कि भाई हम तो 90% सक्सेसफुल हैं, हम तो 95% सक्सेसफुल हैं, और ये वैक्सीन कह रहा है कि हम तो जी 70% सक्सेसफुल हैं। तो वो भी एक थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये मेरा ये मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस पे पढ़ना नहीं चाहिए। दोनों वैक्सीन जो है इफेक्टिव है, इक्वली इफेक्टिव है। 70 और 90% कैसे आता है वो स्टडी डिजाइन पे डिपेंड करता है। जो स्टडी हुई फेज 3 की, उसमें एक ग्रुप है जिसको हमने वैक्सीन दिया और एक ग्रुप है जिसको हमने वैक्सीन नहीं दिया, वैसे ही टीका दे दिया, जो क्योंकि वो ब्लाइंडेड स्टडी है। फिर हमने फॉलो अप करके देखा कि जिनको वैक्सीन लगा था उनमें कितने लोगों को कोविड हुआ, और जिनको वैक्सीन नहीं लगा था और प्लेसिबो लगा था उसमें कितने लोगों को कोविड हुआ, और उससे रेशो निकाल के कहा कि भाई इन लोगों में इतनी प्रोटेक्शन हुई, क्योंकि ये 90% लोगों, वो जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी उसमें इतने को हुआ और इनमें से सिर्फ उसके 1% या 10% को हुआ। लेकिन हर एक स्टडी का ट्रायल अलग है, उसका एंड पॉइंट अलग है, इसलिए ये कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी भी जो ट्रायल है वो अपना एंड पॉइंट मीट करती है कि हमने इतनी एफिकेसी सेट की थी, हम इससे ज्यादा जा पाए हैं, तो मेरा मानना है कि वो दोनों वैक्सीन जो हैं वो इक्वली इफेक्टिव है। इसलिए हमें ये 70, 80 या 90 के उस पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर रेगुलेटर्स ने देखा कि वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है तो हमें उनकी बात मान के वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। जी, और जो बातचीत चल रही है, अभी जो चर्चा चल रही है गो अहेड देने के लिए, उसमें शायद फाइजर का भी अब शामिल हो गया है। तो ऐसे में क्या लोगों के पास ये चॉइस होगा कि वो डिमांड कर सकें कि हम सिर्फ इसी कंपनी का लगवाएंगे या फिर हम सिर्फ यही वाली वैक्सीन लगवाएंगे? तो उसमें भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आएगा? क्योंकि एक तो जो है वो -70 डिग्रीज पर रखना है, दूसरा जो है वो 2 से 8 में चल जाता है। देखिए, अभी तो हमारा प्रायोरिटी ग्रुप्स है जिनको हम वैक्सीन जब लगाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले 2-3 चीजें चाहते हैं। एक तो ये चाहते हैं कि हमारा डेथ्स कम हो। तो जिन लोगों में डेथ के चांसेस ज्यादा है, बुजुर्ग लोग हैं, उम्र जिनकी ज्यादा है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाना जरूरी है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जिनको ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है और जिनकी ज्यादा जरूरत है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों, फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे प्रायोरिटी लिस्ट नीचे होती है तो और लोगों को भी लगना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा, और ये हो सकता है कि कुछ महीनों में भी आ जाए, जब मल्टीपल कंपनीज जो हैं उनको अप्रूवल मिल जाए। जैसे भारत में ही हम बात करें तो अभी सीरम इंस्टीट्यूट को मिला है, कुछ दिनों में भारत बायोटेक को मिल जाएगा, फिर जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक वाली उसको भी मिलने की चांसेस है, क्योंकि उनकी भी ट्रायल हो रही है, फाइजर भी ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है कि तब हमारे पास इनफ डोजेज हों कि हम ये कह पाएं कि अब जो भी जैसे लगाना चाहे वो लगा सकता है, और वो वैक्सीन जो है आम दवाई की तरह मार्केट में अवेलेबल हो पाए। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम दो चीजें कर पाएंगे, एक तो अपनी मोर्टेलिटी कम कर पाएंगे, और हम दूसरा जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ पाएं, जिससे हम ये कह पाएं कि अब हमारे केसेस कम हो गए हैं और हमें अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम जो बैक टू न्यू नॉर्मल आना शुरू करें तो एकदम केसेस बढ़ने का डर नहीं रहेगा। जी, तो मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली कुछ महीनों या साल के एंड तक ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट में ही ये वैक्सीन अवेलेबल हो, और जो तब लगाना चाहे तो वो कोई भी अपनी चॉइस का लगा सकता है। जी, एक इसमें सवाल डॉक्टर गुलेरिया ये भी उठता है कि जिस तरह से हमने यूके से आने वाला नया स्ट्रेन देखा जो कि ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ऐसे और जो जानकार हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये म्यूटेट होना बहुत आम बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है ऐसे में जब नॉर्मल सब कुछ 6-8 महीने में फिर से रिज्यूम हो जाएगा, लेकिन फिर से एक स्ट्रेन अगर आता है तो क्या उसके लिए एक अलग वैक्सीन की ज़रूरत होगी? तो कई वायरसेस हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इन्फ्लुएंजा का जो हम अगर बात करें, जो हम जिससे स्वाइन फ्लू हुआ था पैंडेमिक,
वो वायरस बहुत ज़्यादा चेंज करता है जिसको हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं, और उसका एंटीजन बहुत दफ़ा चेंज होता है, और इसलिए उसकी जो वैक्सीन हम देते हैं सारी दुनिया में वो हर साल लगती है, एनुअल वैक्सीन है। लेकिन जो कोरोना वायरस है वो इतना ज़्यादा म्यूटेट नहीं करता, और इसलिए लोग उम्मीद करते हैं कि इतना फ्रीक्वेंटली वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक जो वेरिएशन आए हैं कोविड-19 में, उसमें ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया कि इस वायरस में इतना चेंज आया है कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी। हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन जो इफेक्टिव है, एंटीबॉडीज भी बनाती है, लेकिन वैक्सीन एक और चीज भी करती है जो हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और मेमोरी सेल्स जो बॉडी में है, जो याद रखते हैं कि ये वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज कैसे बनाना है, उनको भी वो स्टिमुलेट करती हैं। तो वैक्सीन मल्टीपल एरियाज पे हमें प्रोटेक्शन देती है, इसलिए चांसेस यही है कि वैक्सीन जो है यही कामयाब रहेगी। लेकिन बाय चांस कोई ऐसा मेजर म्यूटेशन हो जाए और नया ऐसा स्ट्रेन आ जाए, तो उसमें वैक्सीन जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है, तो वैक्सीन को थोड़ा सा भी चेंज करके वो लगा सकते हैं, जिससे अगर कोई ऐसा स्ट्रेन बाय चांस आए तो उसको भी कवर कर पाए हम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया हमसे बात करने के लिए, सभी प्रश्नों का बिल्कुल साफ साफ हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वैक्सीन जो है वो सेफ़ है, और एक बार हरी झंडी मिलती है तो जल्द ही वो जो खास जो एक ग्रुप है, एक एक करके धीरे धीरे करके उनको लगाया जाएगा, और वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।